हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अवर चैनल एसएससी लवर। आज हम एसएससी जीडी 2024 का ये छठवां वीडियो है। जो सीरीज चला रहे थे उसकी ये छठवीं वीडियो है। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए देखते हैं। 1 मिनट। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, तुलसीदास ने रामचरितमानस किस भाषा में लिखी थी? तो ये इन्होंने तुलसीदास जी ने अवधी भाषा में लिखी थी। ठीक है, आप याद रखना कि इन्होंने अवधी भाषा में लिखी थी। इसके कुछ एक्स्ट्रा फैक्ट हैं, जैसे कि रामचरितमानस को 7 अध्याय में लिखा गया है। आपको पता होना चाहिए रामचरितमानस में कितने अध्याय हैं, टोटल 7 हैं। ठीक ऐसे बालकांड जो है इसमें, ये रामचरितमानस के अध्याय में पहला है, ये प्रथम है बालकांड, और ये सबसे लंबा है। आपसे पूछे कि रामचरितमानस में पहला अध्याय कौन सा है, वो बालकांड है। और सबसे लंबा पूछे तो ये सबसे लंबा भी है और पहला भी है। अब ऐसे ही पूछे आपसे सबसे छोटा कौन सा है, तो वो किष्किंधा है। किष्किंधा कांड है, वो सबसे छोटा है। इस तरह से आपको याद रखना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में फ्रांसीसियों की राजधानी कौन सी थी? तो ये पुदुचेरी थी। बाद में ये पुदुचेरी, तो पहले थे पौंडीचेरी कहते थे, लेकिन बाद में इसका नाम 2006 में ये लिखा भी है, पुदुचेरी कर दिया गया था। देखिए इसके कुछ फैक्ट हैं कि ये पौंडीचेरी है, इसे पौंडीचेरी को इसे फ्रांस कहते हैं क्या? आप इसे ध्यान से देखना कि 1 मिनट, पुदुचेरी को या पांडिचेरी को छोटा फ्रांस भी कहते हैं। भारत का, या एक चीज़ लिख लेना आप, कि इसे भारत का छोटा फ्रांस भी कहते हैं। क्यों? क्योंकि फ्रांसीसी सबसे पहले यहीं पर आकर बसे थे, तो इसे भारत का छोटा फ्रांस भी कहते हैं। किसे? पौंडीचेरी को। ठीक है, आप याद रखना। नेक्स्ट है, फ्रांसीसियों ने 1673 में पौंडीचेरी पर अपना वर्चस्व जमा लिया था। 1673 में ये यहाँ पर आकर बस गए थे, और 1674 में इन्होंने अपना व्यापारिक केंद्र भी इसे घोषित कर दिया था। इन्होंने पुदुचेरी को 1674 में अपना व्यापारिक केंद्र घोषित कर दिया था। ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट है, पौंडीचेरी का नाम 2006 में पुदुचेरी कर दिया गया। ये आपको ध्यान रखना है। पहले इसका नाम पौंडीचेरी था, पहले इसका नाम पौंडीचेरी कहते थे इसे, लेकिन बाद में 2006 में इसका नाम पुदुचेरी कर दिया गया। तो आपको ये ध्यान रखना है। पौंडीचेरी या पुदुचेरी 1 से 38 साल तक फ्रांसीसी शासन के अधीन रहा। ये आपको ध्यान रखना है कि फ्रांसीसियों ने पुदुचेरी पर कितने साल तक शासन किया। तो ये 1 से 38 सालों तक शासन किया था। आई होप ये चीज़ आपको समझ में आई होगी। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने 1761 में फ्रांसीसी से पुदुचेरी पर कब्जा कर लिया। ये इम्पोर्टेंट है कि 1761 के बाद फ्रांसीसियों से जो पुदुचेरी है वो किसने ले लिया था? वो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने ले लिया था। आपको याद रखना है। और 1761 से यदि आपको कोई चीज़ याद आ रही हो तो वो आप मुझे बताएं। क्या 1761 में पानीपत का कोई युद्ध हुआ था? क्या थर्ड बैटल ऑफ पानीपत ये 1761 में हुआ था? हुआ था तो किसके बीच? हेमू प्लस अकबर, अकबर ही लिख दो यहाँ पर। ये कौन सा युद्ध हुआ था? सेकंड। और ये थर्ड किन के बीच हुआ था? अहमद शाह अब्दाली और मराठों के बीच। आपको याद रखना है। और फर्स्ट किन के बीच हुआ था, ये आप मुझे कमेंट में बताएं। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। 7वीं शताब्दी के प्रारंभ में थानेश्वर और कन्नौज के सिंहासन पर कौन बैठा? 7वीं शताब्दी, तो देखिए ये हर्षवर्धन थे। इनका टाइम पीरियड आपको याद रखना है, 606 ईस्वी से लेकर 647 ईस्वी तक। ये हर्षवर्धन, इनके बड़े भाई का नाम था राज्यवर्धन, राज्यवर्धन। इनकी बहन का नाम था राजश्री, राजश्री। और इनके पिता का नाम था प्रभाकर वर्धन, प्रभाकर वर्धन। ये इनका ये सब थे इनके परिवार वाले। तो पूछा क्या था? थानेश्वर कन्नौज से किसने शासन किया? ठीक, ये हर्षवर्धन ने कहा किया था। आपको हर्षवर्धन से एक चीज़ याद रखनी है कि वो कौन सा शासक था जिसने हर्षवर्धन को नर्मदा नदी के तट पर हराया था। तो आपको ध्यान रखना है, वो पुलकेशन द्वितीय था। पुलकेशन सेकंड, पुलकेशन सेकंड ने हर्षवर्धन को हराया था। आपको ये चीज़, हाँ, नर्मदा नदी के तट पर, ये आपको याद रखना। ठीक है, इनके बारे में और भी पैसे फैक्ट हैं, मैं आपको बता देता हूँ कि ये देखिए कि शासन किया वह पुष्यभूत राजवंश के सबसे सफल सम्राटों में से एक थे। किसकी बात चलिए? हर्षवर्धन की। तो आपको पता होना चाहिए ये पुष्यभूत वंश से थे। ये इन्हें प्रभाकर वर्धन के पिताजी थे। इन्हें वर्धन वंश भी कहा जाता है।
या तो आप पुष्यभूत वंश की कह दीजिए या वर्धन वंश भी कह दीजिए। तो आपको पता होगा कि इनके भाई राज्यवर्धन की हत्या कर दी गई थी। हुआ कुछ ऐसा था कि राज्यवर्धन की जो बहन थी राजश्री, उनके पति को अगवा कर लिया गया था। तो ये उन्हें छुड़ाने के लिए गए थे, तो इन्हें किसी ने गलत इन्फॉर्मेशन दे दी थी। वहाँ से ये अपने बहनों को छुड़ा तो लाए, लेकिन रास्ते में इन्हें गलत इन्फॉर्मेशन के मुताबिक इन्हें धोखे से मार दिया गया था। फिर अब अपने भाई का बदला लेने के लिए हर्षवर्धन ने भी अब ये जो लड़ाई लड़ी थी उसमें हर्षवर्धन सफल हुआ था। आपको याद रखना है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। दक्षिण भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है? ये मैं कल भी कराया था, आज भी रिपीट हुआ है क्वेश्चन। तो आप देखना, दक्षिण भारत की सबसे लंबी वो गोदावरी नदी है, दक्षिण भारत की सबसे लंबी। लेकिन ऐसे ही आपसे पूछे कि भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है, तो वो गंगा है। और ब्रह्मपुत्रा भी है, लेकिन मैं गंगा क्यों कह रहा हूँ, क्योंकि भारत की बात चल रही है। इसका ओरिजिन भारत में हुआ है, ब्रह्मपुत्र का ओरिजिन भारत में नहीं हुआ है। ठीक, आप याद ध्यान रखना। और यदि आपसे ऐसे पूछे कि दक्षिण भारत की सबसे लंबी, तब भी यही है। प्रायद्वीपीय भारत की सबसे लंबी, तब भी यही है। और यदि ऐसे पूछे कि प्रायद्वीपीय भारत की पश्चिम की तरफ बहने वाली सबसे लंबी नदी, तब आप बदल जाएगा, तब नर्मदा हो जाएगी। ठीक, और दूसरी सबसे लंबी फिर कृष्णा हो जाएगी। इस तरह से क्रम चलेगा इनका। ठीक, आई होप ये चीज़ समझ में आई होगी आपको। गोदावरी नदी का उद्गम, ये ध्यान रखना आप, इसका उद्गम कहाँ से हुआ है? ब्रह्मगिरी से हुआ है, ब्रह्मगिरी पहाड़ियों से। गोदावरी की सहायक नदियाँ मंजरा, प्राणहिता, इंद्रावती, वर्धा, पैनगंगा और वैनगंगा हैं। ये प्राणहिता है, यहाँ पर प्राणहिता, ये मिस्टेक से हो गया। प्राणहिता, प्राणहिता, आप इसे लिख लेना, प्राणहिता। ठीक, ये इसकी सहायक नदियाँ, इसकी सहायक नदियाँ बहुत इंपॉर्टेंट है। मंजरा है, ये प्राणहिता है, इंद्रावती, वर्धा, पैनगंगा, वैनगंगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ये तीन तो बहुत इंपॉर्टेंट है, वर्धा, पैनगंगा, वैनगंगा और प्राणहिता। ये पाँचों ही इंपॉर्टेंट है। अच्छा, नर्मदा नदी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नर्मदा नदी, इसके कुछ फैक्ट देख लीजिए कि इसकी ओरिजिन कहाँ से हुआ है? अमरकंटक से हुआ है, अमरकंटक। ठीक, एक चीज़ और जो अभी आपको VNS, ये मैं बता रहा हूँ, आप VNST, 1 मिनट ऐसे याद रखना आप इसे, 1 मिनट, VNST। वी से होगा विंध्य, विंध्य रेंज। N से होगा नर्मदा, नर्मदा। S से होगा सतपुड़ा, और T से क्या होगा? ताप्ती। आप याद रखना। तो ऐसे याद रखना आप कि जो अब आपसे पूछे नर्मदा नदी किन दो घाटियों के बीच में है, तो विंध्य और सतपुड़ा घाटियों के बीच में नर्मदा नदी बहती है। अब पूछे आपसे कि नर्मदा नदी और ताप्ती नदी के बीच में कौन सी घाटी है, तो वो ये सतपुड़ा घाटी है। ऐसे आप याद रखना, VNST। ये बी विंध्य है, N नर्मदा है, S सतपुड़ा है, T ताप्ती है। आप इस तरह रिलेट करना, ऐसे सवाल पूछे गए हैं। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। गोदावरी नदी की सहायक नदियाँ हो गई। ठीक, अब ऐसे ही कृष्णा नदी है। यह भारत की दूसरी सबसे बड़ी पूर्व की ओर बहने वाली प्रायद्वीपीय नदी है। ये पूर्व की तरफ बहने वाली दूसरी सबसे बड़ी नदी है कृष्णा। और वो मैं पश्चिम की तरफ बात कर रहा था। जैसे यदि आपसे पूछे कि नर्मदा नदी पश्चिम की तरफ बहती है, नर्मदा है, ताप्ती है, ये पश्चिम की तरफ बहने वाली नदियाँ हैं। और ये पूर्व की तरफ बहती है कृष्णा नदी। इसका आपको पता होगा, त्रयंबकेश्वर से इसकी ओरिजिन, इसका त्रयंबकेश्वर से हुआ है कृष्णा नदी का, याद रखना। और कृष्णा नदी को तेलुगु गंगा के नाम से भी जाना था। ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि किस नदी को तेलुगु गंगा के। सुअर से कौन सी बीमारी फैलती है? तो ये स्वाइन फ्लू फैलती है, आपको पता होना चाहिए। स्वाइन फ्लू बीमारी किससे फैलती है? सुअर से फैलती है, स्वाइन फ्लू। ठीक है, आपको याद रखना, स्वाइन फ्लू किससे फैलती है? सुअर से फैलती है। और इसके कुछ एक्स्ट्रा फैक्ट हैं, वो देख लीजिए आप। स्वाइन फ्लू वायरस से होने वाली बीमारी है, इसे H1N1 फ्लू के नाम से भी जाना जाता है। स्वाइन फ्लू एक श्वसन रोग है, आपको ये चीज़ याद रखनी है। स्वाइन फ्लू क्या है? एक श्वसन रोग है, श्वसन रोग है। और इसे H1N1 फ्लू के नाम से भी जाना जाता है। किसे? स्वाइन फ्लू को। स्वाइन फ्लू होता किससे? सुअर से होता है, आपको ये याद रखना है।
स्वाइन फ्लू होता कैसे, सुअर से। इसे H1N1 भी कहते हैं और ये श्वसन रोग है इस तरह सब याद रखना है। और वायरस कौन सा है इसमें, इन्फ्लुएंजा ए या वायरस है इसमें, इन्फ्लुएंजा ए वायरस से होता है। ये कुछ चीज़ें हैं जो स्वाइन फ्लू के बारे में आपको याद रखनी है। नेक्स्ट देखिए, प्राथमिक प्रक्रिया के माध्यम से एक वस्तु का उत्पादन भारतीय अर्थव्यवस्था के किस क्षेत्र से संबंधित है। तो ये प्राथमिक क्षेत्र से है। मेनली तीन क्षेत्र होते हैं, प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्सरी, यानी प्राथमिक, द्वितीयक और तृतीयक। इस तरह से होते हैं प्राथमिक, द्वितीयक, तृतीयक। तो जो प्राथमिक क्षेत्र होते हैं उनके अंदर कृषि से संबंधित या प्राकृतिक उत्पाद हो जो प्राकृतिक रूप से हो, वो सब प्राथमिक क्षेत्र के अंतर्गत आते हैं। इसी तरह द्वितीय क्षेत्र में वो चीज़ आती हैं जो प्राकृतिक क्षेत्र के अंतर्गत आते हैं, उनसे तैयार की जाती हैं, वो द्वितीय क्षेत्र के अंतर्गत आती हैं। जैसे देखिए, अर्थव्यवस्था प्राथमिक क्षेत्र कृषि से संबंधित है। इसी तरह प्राकृतिक प्रक्रिया के माध्यम से एक वस्तु का उत्पादन प्राथमिक क्षेत्र के अंतर्गत आता है। जैसे मैंने बताया आपको कि ये प्राकृतिक प्रक्रिया के माध्यम से जो उत्पादन होते हैं वो प्राथमिक क्षेत्र के अंतर्गत आते हैं। नेक्स्ट है इसका, प्राथमिक क्षेत्र में कृषि, डेयरी, ये डेयरी होगा यहाँ पर, जो डेयरी होती है दूध वाली डेयरी, ये मछली पकड़ना, ये सब प्राथमिक क्षेत्र के अंतर्गत आते हैं। द्वितीय क्षेत्र में क्या आता है, विनिर्माण है, ऐसे इसे औद्योगिक क्षेत्र भी कहते हैं, ठीक। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। और तृतीय क्षेत्र को सेवा क्षेत्र भी कहते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि सेवा क्षेत्र किसे कहते हैं, तृतीय क्षेत्र। इसमें बैंक वगैरह आ जाते हैं, बैंकिंग वगैरह इसमें आते हैं तीसरे क्षेत्र में। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। तैयम कहाँ का लोक नृत्य है। तो ये तैयम कहाँ का है, ये केरल का। आपको याद रखना, तैयम कहाँ का लोक नृत्य है, ये केरल का है। केरल का त्रिशूरपुरम केरल का ही है, ठीक। आप याद रखना। मोहिनीअट्टम लोक नृत्य कहाँ का है, केरल का है। मोहिनीअट्टम है, त्रिशूरपुरम है। और थाईपुसम कहाँ का है, ये बताइए आप मुझे। थाईपुसम 1 मिनट अलग से सेपरेट लिख देता हूँ उसे। थाईपुसम ये कहाँ का है, आप मुझे बताइए। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। केरल में क्या होता है, एक नौका दौड़ होती है, सर्प नौका दौड़ होती है। ये सर्प नौका दौड़ किस झील में होती है, आप मुझे ये बताइए। मैंने आपको बताया अपनी वीडियो में कि सर्प नौका दौड़ जो होती है वो किस झील में होती है, आप मुझे ये बताइए। इस झील का नाम बताना, ये सर्प नौका दौड़ किस झील में होती है, ठीक। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम किस वर्ष लाया गया था। राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम, तो ये 2013 में लाया गया था। राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम 2013 आपको एज अ फैक्ट के रूप में से याद रखना है। नेक्स्ट है, हरेली त्यौहार किस राज्य में मनाया जाता है। तो ये हरेली त्यौहार छत्तीसगढ़ में मनाया जाता है। और एक हरेला है, हरेला, ये कहाँ पर, ये उत्तराखंड में है। आपको ऐसे याद रखना है, ये जो हरेली में जो बड़ी ई की मात्रा है, इस तरह इसे छत्तीसगढ़ में भी है। हरेली और छत्ती में छत्तीस आ रहा है, ता पर आ रही है। इसी तरह हरेला, यहाँ पर बड़े आ की मात्रा है, तो यहाँ पर उत्तरा में भी है। तो हरेली छत्तीसगढ़ और हरेला उत्तराखंड, इस तरह आपको रिलेट करना है। कुछ ये देखिए एक्स्ट्रा फैक्ट है। हम्पी त्यौहार जो है, हम्पी त्यौहार, होयसल त्यौहार और करगा त्यौहार, ये सब कर्नाटक में मनाए जाते हैं। इनमें से होयसल बहुत इंपॉर्टेंट है। हम्पी तो बच्चे को पता है कि हम्पी कहाँ पर है। तो हम्पी, आप बताइए ये किस भारतीय मुद्रा के किस नोट पर है, ये 10 के नोट पर है या 50 के पर है या 20 के नोट पर है हम्पी का चित्र, ठीक। आप ये बताएं मुझे। और होयसल त्यौहार आपको ये याद रखना, होयसल त्यौहार कहाँ का है। और करगा, होयसल और करगा ये कर्नाटक के, आपको मेनली याद रखने हैं। और नेक्स्ट क्या है, ओणम और त्रिशूरपुरम ये केरल के त्यौहार हैं। आपको याद रखना है, ओणम और त्रिशूरपुरम केरल के त्यौहार हैं। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्या है, उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम कब का है। ये 1986 का है। उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम कब का है, 1986 का। आपको याद रखना है, एज अ फैक्ट याद रखना है इसे, 1986। और प्रोजेक्ट टाइगर कब चलाया गया था, ये आप मुझे बताइए। प्रोजेक्ट टाइगर क्या 1973। और
टाइगर मैन ऑफ इंडिया किसे कहते हैं? टाइगर मैन ऑफ इंडिया कैलाश सांखला। कैलाश सांखला आप लिख लेना, मैं मैनली बोल देता हूँ। बर्ड मैन ऑफ इंडिया, बर्ड ये पक्षी वाला है, बर्ड्स मैन ऑफ इंडिया सलीम अली। सलीम अली, चलिए ठीक है, ये कुछ फैक्ट के रूप में आप याद रखना। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। ओजोन परत पृथ्वी के किस मंडल में पाई जाती है? तो ये सबको पता होगा, समताप मंडल में पाई जाती है। समताप मंडल धरती से दूसरी पर आता है। पहले क्षोभ मंडल, समताप मंडल, मध्य मंडल, आयन मंडल, वायुमंडल। हाँ ठीक, सम क्षोभ मंडल, समताप मंडल, मध्य मंडल, आयन मंडल, वायुमंडल, ये हो गए। अब मुझे बताइए कि जो उल्का पिंड है वो किस परत में आकर के नष्ट हो जाते हैं? ये आपके लिए एज अ होमवर्क, या आप मुझे कमेंट बताइए कि उल्का पिंड किस परत में आकर के नष्ट हो जाते हैं। चलिए मैं सिर्फ दो ही ऑप्शन दूंगा, पहला समताप मंडल, दूसरा मध्य मंडल। इन दो में से बताइए कि किस में उल्का पिंड आकर के नष्ट हो जाते हैं। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। 16 सितंबर को अंतर्राष्ट्रीय ओजोन दिवस मनाते हैं, ये आपको पता होना चाहिए। 16 सितंबर को अंतर्राष्ट्रीय ओजोन दिवस मनाते हैं। ओजोन का सूत्र होता है O3, ये चीज़ आपको याद रखनी, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। और ओजोन से कुछ ओजोन परत की मोटाई, आप ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि मोटाई इसकी किस में मापते हैं? वो डॉप्सन में नापते हैं। डॉप्सन, डॉप्सन, ठीक, आपको याद होना चाहिए। अच्छा ये बताइए, ओजोन परत की खोज किसने की थी? मैंने आपको अपने प्रीवियस वीडियो में बताया था कि उस ओजोन परत की खोज किसने की थी और कब की थी, ये भी बताइए। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। काकोरी ट्रेन एक्शन में किन स्वतंत्रता सेनानियों को फांसी दी गई थी? पहले तो इसका नाम काकोरी ट्रेन डकैती के नाम से जाना जाता था, लेकिन इसका नाम अब काकोरी ट्रेन एक्शन हो गया है, तो हम भी अब एक्शन ही कहेंगे। तो इनमें मेनली राम प्रसाद बिस्मिल, अशफाक उल्ला खां, ठाकुर रोशन सिंह और राजेंद्र नाथ लाहिनी, इन 4 लोगों को फांसी दी गई थी। बाकी के जो लोग थे उन्हें कुछ को कारावास दिया गया था, कुछ को आजीवन कारावास, तो कुछ को काले पानी की सज़ा दी गई थी। इसमें ये सब HSRA के सदस्य थे, हिंदुस्तान वो सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन, ये सब इसी के सदस्य थे, ठीक। पहले इसका नाम HRA था, बाद में इसका नाम HSRA कर दिया गया था, ये जो शब्द इसमें जोड़ दिया गया था। चलिए नेक्स्ट देखिए। राष्ट्रकूट वंश के संस्थापक कौन थे जिन्होंने बादामी के चालुक्यों को हराया था? अब देखिए इसमें एक तो क्वेश्चन ये भी हो गया कि बादामी के चालुक्यों को किसने हराया, तो वो भी दंतीदुर्ग ने हराया। और राष्ट्रकूट वंश के जो संस्थापक थे वो कौन थे, वो भी दंतीदुर्ग थे। तो आपको ये चीज़ ध्यान रखनी है कि बादामी के चालुक्यों को किसने हराया, तो दंतीदुर्ग ने हराया। और राष्ट्रकूट वंश के संस्थापक कौन है, तो वो भी दंतीदुर्ग हैं। तो देखिए दंतीदुर्ग की राजधानी कर्नाटक के गुलबर्गा क्षेत्र में थी। अब आपसे पूछ ले कभी कि इनकी राजधानी कहाँ थी, तो कर्नाटक में थी। और यदि उससे उसमें भी गहराई से जाएगा तो कहाँ थी, गुलबर्गा क्षेत्र में थी, कर्नाटक के गुलबर्गा क्षेत्र में। आपको इस तरह याद रखना, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बोडो, डोंगरी, मैथिली, संथाली किस संविधान संशोधन से जोड़ी गई थी? ये भाषाएं हैं, संथाली भाषाएं हैं, ये भाषाएं। तो आपसे ये पूछ रहा है किस संविधान संशोधन से जोड़ी गई थी? तो आपको पता होना चाहिए कि ये 92वां संविधान संशोधन 2003 के तहत जोड़ी गई थी। चलिए मैं कुछ बता देता हूँ। पहली भाषा जोड़ी गई थी सिंधी, कब जोड़ी गई थी? 21वां संविधान संशोधन 1967, आपको याद रखना है। फिर 3 भाषाएं जोड़ी गई थी, नेपाली, मणिपुरी, मैं आप ऐसे ही बोल दे रहा हूँ, नेपाली, मणिपुरी और कोंकणी, वो कब जोड़ी गई थी? 71वां संविधान संशोधन 1992, ठीक। 3 भाषाएं कितनी हो गई? 3 और 1 4 भाषाएं। अब बाद में फिर जोड़ी गई 4 भाषाएं, ये जो लिखी है बोडो, डोंगरी, मैथिली और संथाली, ये 4 भाषाएं जोड़ी गई थी। ये 92वां संविधान संशोधन 2003। तो टोटल भाषाएं कितनी हो गई? 8। तो मूल संविधान में पूछे कितनी भाषाएं थी? 14। अब कितनी है? 8 प्लस हो गई, तो कितनी हो गई? 22। आपसे यही पूछ सकता है, ठीक। चलिए नेक्स्ट देखते हैं।
आपको याद रखना है 21, 71, 92 ये संविधान संशोधन है। पहला 21वां संविधान संशोधन, फिर 71वां संविधान संशोधन, फिर 92वां संविधान संशोधन। 21वां 1967 में, 91वां 1992 में, 71वां और 92वां 2003 में। इस तरह याद रखना। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। भारत के संविधान में व्यापार की स्वतंत्रता की अवधारणा किस देश से ली गई है? तो ये ऑस्ट्रेलिया से ली गई है, आपको याद रखना है। आर्टिकल कौन सा है? भारत में 19G के तहत ये व्यापार की स्वतंत्रता बताई गई है, आपको याद रखना है। और भारत के संविधान में व्यापार की स्वतंत्रता कहाँ से ली गई है? ऑस्ट्रेलिया की संविधान से ली गई है। तो इसके कुछ फैक्ट हैं, देखिए कि अनुच्छेद 301 के तहत पूरे देश में व्यापार, वाणिज्य और समागम की स्वतंत्रता के बारे में बतलाता है। अनुच्छेद 301 से संबंधित है। नेक्स्ट है मौलिक अधिकार, न्यायपालिका की स्वतंत्रता, राष्ट्रपति पर महाभियोग, सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालय के न्यायाधीश को हटाना, उपराष्ट्रपति का पद, ये सब अमेरिका के संविधान से लिए गए हैं। आपको बता दूं अमेरिका के संविधान से क्या क्या लिया गया है। मेनली इसमें से आपको ये याद रखना है मौलिक अधिकार, ये बहुत पूछता है मौलिक अधिकार कहाँ से लिए गए हैं, तो अमेरिका के संविधान से लिए गए हैं मौलिक अधिकार हो गए। न्यायपालिका की स्वतंत्रता, राष्ट्रपति पर महाभियोग, सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालय के न्यायाधीश को हटाना और उपराष्ट्रपति का पद, ये सब अमेरिका से लिए गए। राष्ट्रपति पर इम्पीचमेंट और सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालय के राष्ट्रपति न्यायाधीश को हटाना और उपराष्ट्रपति का पद ये आपको ध्यान रखना है कहाँ से लिए गए? अमेरिका से। नेक्स्ट है राज्य के नीति निर्देशक तत्व, सबको पता है कहाँ से लिए गए, लेकिन इसके सिवा ये और इम्पोर्टेंट है, राज्यसभा सदस्यों का नामांकन और राष्ट्रपति की निर्वाचन पद्धति कहाँ से ली गई है? आयरलैंड से। ये तो सबको पता है कि DPSP कहाँ से लिए गए हैं, इनका 36 से लेकर 51 तक प्रावधान है हमारे संविधान में। तो आपको ये चीज़ भी याद रखनी है कि राज्यसभा सदस्यों का नामांकन कहाँ से लिया गया है, DPSP कहाँ से लिया गया है, तो ये आयरलैंड से लिए गए। और राष्ट्रपति की निर्वाचन पद्धति है कि किस तरह से इसका चुनाव होगा, वो भी आयरलैंड से ली गई है निर्वाचन पद्धति, आपको याद रखना है। चलिए, और ये ऑस्ट्रेलिया से और क्या लिया गया ये देखिए, समवर्ती सूची, व्यापार और वाणिज्य की स्वतंत्रता, जो ये क्वेश्चन ही था व्यापार वाला, तो संसद की संयुक्त बैठक ऑस्ट्रेलिया से ली गई है, आपको ये चीज़ याद रखनी है। समवर्ती सूची बहुत इंपॉर्टेंट है, कई बार पूछा गया है समवर्ती सूची कहाँ से ली गई है। और संयुक्त बैठक का प्रावधान जो आर्टिकल 108 में है, इसमें लोकसभा प्लस राज्यसभा का दोनों को साथ बुलाया जाता है। तो अब बताइए कि इसकी अध्यक्षता कौन करेगा, लोकसभा का अध्यक्ष करेगा या राज्यसभा का? और ये भी बताइए कि राज्यसभा का अध्यक्ष कौन होता है, क्या उपराष्ट्रपति होता है? चलिए बताइए आप मुझे, और होता है तो किस आर्टिकल के तहत होता है, क्या आर्टिकल 64 के तहत होता है? चलिए बताइए मुझे। चलिए नेक्स्ट देखिए, संविधान से ली गई है, हो गया ये, ऑस्ट्रेलिया से ली गई है। और राज्यपालों की नियुक्ति कनाडा से ली गई है। अब ये अभी ध्यान रखो, राज्यपाल की नियुक्ति कहाँ से ली गई है? कनाडा से। लेकिन अभी आप कन्फ्यूज ना हो, राष्ट्रपति ये क्या राज्यपाल की, और ये या मैंने क्या बताया था ऊपर, या उपराष्ट्रपति का पद, आपको ये भी याद रखना, उपराष्ट्रपति का पद अमेरिका से लिया गया है और ये राज्यपाल की नियुक्ति कनाडा से। चलिए देखिए नेक्स्ट देखिए, जोजिला दर्रा किस पर्वत श्रेणी में स्थित है? तो ये जास्कर पर्वत श्रेणी में है। जोजिला दर्रा कहाँ पर है? ये जास्कर पर्वत श्रेणी में है। अब आपको पता होगा जास्कर श्रेणी, इसके बारे में देखिए कुछ एक्स्ट्रा फैक्ट है। यह भारतीय केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख की जास्कर श्रृंखला में है, लद्दाख की जास्कर श्रृंखला में है। जास्कर, ये जास्कर पर्वत श्रेणी है, जास्कर श्रृंखला में, कहाँ पर? लद्दाख में। श्रीनगर से लेह, यहाँ लेह होगा, श्रीनगर से लेह, लेह जाने का सड़क मार्ग इसी से होकर जाता है, इसी से होकर जाता है। इसे सिंध नदी द्वारा बनाया गया था। आपको ये पता होना चाहिए, श्रीनगर से लेह का जो सड़क मार्ग है वो इसी श्रेणी से होकर हो जाता है, इसी दर्रे से होकर हो जाता है। नाथुला दर्रा तथा जोजिला दर्रा, वो सॉरी जेलेपला दर्रा कहाँ पर है? ये सिक्किम में। ये आपको याद रखना है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, कि नाथुला दर्रा और जेलेपला दर्रा ये कहाँ पर है? सिक्किम में। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। नाथुला दर्रा तथा जेलेपला दर्रा कहाँ है? सिक्किम में है। और ये दिफू दर्रा अरुणाचल प्रदेश में। रोहतांग दर्रा तथा ये सिपकला दर्रा ये हिमाचल में है। ये तीन तो आप बहुत इंपॉर्टेंट मान के चलिए। नाथुला दर्रा और जेलेपला ये कहाँ पर है? सिक्किम में है। और दिफू दर्रा कहाँ पर है? अरुणाचल प्रदेश में है। दिफू आपको याद रखना, बहुत इंपॉर्टेंट है। दिफू दर्रा कहाँ है? अरुणाचल प्रदेश में है। और रोहतांग दर्रा तथा सिपकला दर्रा ये कहाँ पर है? हिमाचल प्रदेश में है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं।
आप बार बार रिपीट करते रहना, एक बार स्क्रीनशॉट ले लेना, फिर जब भी कभी टाइम मिले फ्री टाइम में तो इस तरह से इन्हें पढ़ते रहना, बहुत हेल्पफुल होने वाली है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जम्मू और कश्मीर का संविधान किस वर्ष अपनाया गया था? तो वो 1956 में अपनाया गया था, 26 जनवरी 1956, सॉरी यहाँ पर 57 होगा, 1957 को लागू किया गया था, शायद में भी 57 भी है, यहाँ पर थोड़ा मिस्टेक है, आप देख लेना एक बार, ये 57 ही है। जम्मू कश्मीर संविधान किस वर्ष अपनाया गया था? तो वो 1956 में, और लागू किया गया था 1957 में, ठीक, 26 जनवरी 1957 में लागू हुआ था। चलिए नेक्स्ट देखिए, और आपको पता होगा 370 जम्मू कश्मीर से संबंधित था, जिसे अब हटा दिया गया है। मछली के समूह को क्या कहा जाता है? स्कूल। आपको याद रखना है, मछली के समूह को क्या कहते हैं? स्कूल। ऐसे ही मेढक के समूह को क्या कहते हैं? आर्मी। और आपको पता होगा एक और ऐसा ही 1 मिनट, एक और था, उसका नाम था 1 मिनट, हाँ आ गया, पार्लियामेंट। आपको बता दूं, पार्लियामेंट जो हमारा संसद होता है, इसी तरह एक पार्लियामेंट शब्द है, ये किसके समूह को कहते हैं? ये उल्लुओं के समूह को कहते हैं। आपको हाँ, जानकर आश्चर्य होगा कि उल्लुओं के समूह को, जो आउल होते हैं उनके समूह को पार्लियामेंट कहते हैं, पार्लियामेंट। ये चीज़ कुछ आपको फनी वे में याद रखनी है कि पार्लियामेंट क्या है। एक पार्लियामेंट में वैसे भी ऐसे याद रखिए कि उल्लू उल्लू लोग ही बैठते हैं, उल्लुओं का सब, क्योंकि काफ़ी ऐसे नेता होते हैं जिन्होंने कुछ अभी तक पढ़ा भी नहीं है, वो पार्लियामेंट में बैठे हुए हैं। तो आप ऐसे समझना कि उल्लुओं के समूह को पार्लियामेंट कहते हैं, और मछली के समूह को स्कूल कहते हैं, मछली के समूह को स्कूल कहते हैं, और मेढक के समूह को क्या कहते हैं? आर्मी कहते हैं। ठीक, चलिए नेक्स्ट देखिए, नमक सत्याग्रह आंदोलन के लिए महात्मा गांधी ने लगभग कितनी दूरी तय की थी? वो 241 मील दूरी तय की थी। और ये भी बता दूं आपको कि जब इन्होंने शुरुआत की थी तो इन्होंने दांडी मार्च या नमक सत्याग्रह कहते हैं, 12 मार्च 1930 से शुरू करके 6 अप्रैल 1930 को ये बंद की थी। उस समय इनके साथ 78 लोग थे, और 72 लोग किस में थे ये बताइए मुझे। क्या जब INC, इंडियन नेशनल कांग्रेस की स्थापना हुई थी 1885 में, तो क्या 72 लोग उसमें शामिल थे? ये बताइए मुझे। चलिए नेक्स्ट देखिए, ये आपको समझ में आ गया होगा आई होप। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ब्रेटन वुड्स समझौता 1944 के तहत किसी एक संस्थान का निर्माण किया गया था। किस संस्थान का निर्माण किया गया था? तो वो अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष का निर्माण किया गया था, IMF का, IMF, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष। आपको पता नहीं ब्रेटन वुड्स समझौता कब हुआ था? 1944 के तहत अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष की स्थापना की गई थी। इसका मुख्यालय आपसे पूछे तो वाशिंगटन DC में है, इसका मुख्यालय वाशिंगटन DC में है। और संयुक्त राष्ट्र की स्थापना 1945 में हुई थी। वर्तमान में इसमें 193 मेंबर्स हैं। आपसे पूछे संयुक्त राष्ट्र की स्थापना कब हुई थी? तो 24 अक्टूबर, आपको डेट भी याद रखनी, 24 अक्टूबर 1945, ठीक है। और इसमें 193 मेंबर्स हैं, सदस्य देश हैं। इसका मुख्यालय न्यूयॉर्क में है। न्यूयॉर्क कहाँ पर है? संयुक्त राज्य अमेरिका में है। तो आपको ये चीज़ याद रखनी है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन ILO की स्थापना कब हुई थी? 1919 में हुई थी, 1919 में वर्साई की संधि के समय हुई थी। इसका मुख्यालय कहाँ पर? जिनेवा, स्विट्जरलैंड में है। आपको ये भी याद रखना है। चलिए नेक्स्ट चलते हैं, चीन का राष्ट्रीय खेल क्या है? वो टेबल टेनिस है। इसका ये औपचारिक खेल नहीं है, इसने ऐसे ही यहाँ पर अधिकतर मात्रा में ये खेला जाता है, लोग खेलते हैं, इसीलिए इसे टेबल टेनिस को इन्होंने अपना राष्ट्रीय खेल घोषित कर लिया है, ठीक है। प्राग ऐतिहासिक काल, भारत का क्या है? हॉकी, ठीक, पाकिस्तान का भी हॉकी। अच्छा, आप भूटान का बताइए, भूटान का राष्ट्रीय खेल क्या है? क्या तीरंदाजी है? मुझे नहीं पता, आप बताइए, मैं तो बस बता रहा हूँ आपको, क्या भूटान का राष्ट्रीय खेल तीरंदाजी है? थंडर ऑफ स्टॉर्म किसे कहते हैं? थंडर ऑफ स्टॉर्म क्या भूटान को ही कहते हैं? क्या थिम्पू भूटान की राजधानी है? ठीक, चलिए बताइए आप मुझे। चलिए नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट प्रश्न है, प्राग ऐतिहासिक काल से पहले युग को क्या कहा जाता था? तो उसे पुरापाषाण काल कहते थे। प्राग ऐतिहासिक काल से पहले युग को क्या कहा जाता? पुरापाषाण काल। पुरा का मतलब होता है पाषाण, पत्थर शायद, बिल्कुल। चलिए नेक्स्ट देखिए,
नेक्स्ट ने इसके फैक्ट हैं। नवपाषाण काल ने कृषि और पशुपालन की शुरुआत को चिन्हित किया था। नवपाषाण काल में कृषि और पशुपालन के साक्ष्य मिले हैं, ये आपको बता रहा है। और मेहरगढ़ से क्या मिला है, 1 मिनट, मेहरगढ़, ये मेहरगढ़ कहाँ पर है, ये पाकिस्तान में पड़ता है। मेहरगढ़ से स्थल से प्रारंभिक नवपाषाण, ये गलत है, नवपाषाण काल के साक्ष्य का उत्पादन मिला है। मेहरगढ़ से इसके साक्ष्य मिले हैं। नवपाषाण काल के साक्ष्य कहाँ से मिले हैं, मेहरगढ़ से। चलिए नेक्स्ट देखिए, अंतर्राष्ट्रीय पर्वत दिवस कब मनाया जाता है, तो वो 11 दिसंबर, 11 दिसंबर 11 दिसंबर को मनाते हैं और 2003 से शुरुआत हुई थी इसकी। अब आपसे पूछे अंतर्राष्ट्रीय पर्वत दिवस कब मनाते हैं, तो वो 11 दिसंबर को मनाते हैं। और शुरू कब से हुआ था मनाना इसे, तो 2003 से इसकी शुरुआत हुई थी मनाने की। 11 दिसंबर को मनाते हैं, आपको इसे याद रखना है। चलिए नेक्स्ट देखिए, ए फ्लाइट ऑफ पिजन्स किसकी पुस्तक है, ए फ्लाइट ऑफ पिजन्स, पिजन मतलब कबूतर, पिजन्स, ए फ्लाइट ऑफ पिजन्स किसकी आत्मकथा या पुस्तक है, ये रस्किन बॉन्ड जी की है। इनकी और कुछ फेमस हैं, ब्लू अम्ब्रेला है, ब्लू अम्ब्रेला आप लिख लेना, नीला था छाता, और ए रूम ऑन द रूफ, ए रूम ऑन द रूफ, ऑन द रूफ, ये भी इनकी आत्मकथा है। अब एक आप मुझे बताइए, मैं पूछ रहा हूँ, द लोलैंड, मैं कुछ आपको पुस्तकें लिख रहा हूँ, द लोलैंड, द लोलैंड, ये पुस्तक किसकी है, द लोलैंड, आप यही बताइए। वाइट टाइगर किसकी है, वाइट टाइगर अरविंद अडिगा जी की है या नहीं, द लोलैंड झुम्पा लाहिड़ी की है या नहीं, आप ये बताइए मुझे, ये दो बताइए, ये झुम्पा लाहिड़ी जी की है या नहीं, और ये अरविंद अडिगा जी की है या नहीं, ठीक, आप ये बताइए। चलिए नेक्स्ट देखिए, कुणबी किस राज्य का लोक नृत्य है, तो ये कहाँ का है, गोवा का। कुणबी कहाँ का है, गोवा का, आप इसे याद रखना। और आप, मैं आपसे पूछ रहा हूँ सनबर्न, सनबर्न, बर्न लिख लेना, बर्न, अंगूर, ये अंगूर, ये कहाँ के उत्सव हैं, ये बताइए आप मुझे। सनबर्न और अंगूर, क्या ये गोवा के हैं, यदि हैं तो हाँ या ना, ये आप कमेंट में बता देना मुझे। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, भारतीय खाद्य निगम FCI, फूड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया के माध्यम से भारत सरकार द्वारा किसानों से खरीदे गए अनाज के भंडार को हम क्या कहते हैं। वो मेनली ये पूछ रहा है कि जो भारत सरकार है, जो हम लोगों से, किसानों से जो खाद्य पदार्थ खरीदती है, जो किसानों से अनाज वगैरह खरीदती है, वो उस चीज़ को भंडार के रूप में रखती है। कभी अकाल पड़े या उसके लिए, तो उस चीज़ को क्या कहते हैं, तो उसे बफर स्टॉक कहते हैं। जो भारत सरकार के द्वारा स्टॉक में रखा जाता है अनाज, उसे बफर स्टॉक कहते हैं। ठीक, आज इतनी प्रश्न थे दोस्तों, तो उम्मीद करूँगा कि ये छोटी सी पहल आपको पसंद आई होगी। तो अगर आपको ये पसंद आई हो वीडियो, तो आप इसे, मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। मैंने वीडियो के बीच में ऐसा कुछ भी नहीं कहा आपसे कि सब्सक्राइब या लाइक करें, क्योंकि मैं भी जानता हूँ कि टाइम एक ऐसी चीज़ है जो हर इंसान के पास है तो सफिशिएंट, लेकिन हमें ऐसा लगता है कि कहीं ना कहीं का थोड़ा टाइम की कमी है। तो आप अब टाइम को मैनेज करें अपने, और इस वीडियो को थोड़ा समय देने के लिए थैंक्स। मैं चाहूँगा कि आप ऐसे ही मुझसे जुड़े रहें, जिससे कि मैं अपना काम जो है वो और अच्छे से कर सकूँ। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय।